आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जूलॉजी का पोर्शन। तो बेसिकली जो आज हमारा रहने वाला है वो हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आज, जो कि पीवाईक्यू में आ सकते हैं और कई बार आ भी चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है बेसिकली, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो मैकेनिज्म और ब्रीदिंग के बाद ये हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे, मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आता है। तो इसको हम लोग सर्कुलेशन में भी पढ़ने वाले हैं, ब्लड में भी, बट यहाँ पे एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो हम लोग दो होते हैं हम लोग के अल्फा प्रोटीन, ठीक है, दो अल्फा प्रोटीन हेलिक्स प्रोटीन, ठीक है, और दो हम लोग का बीटा होता है, ठीक ना, बीटा प्रोटीन। इसका एक हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात करें हम लोग तो कुछ ऐसे बनता है। और बीटा का बात करें तो फिर ये भी कुछ थोड़ा सा लेंथ से ज्यादा होता है। और यहाँ पे NH2 हमारा एक लगा होगा, यहाँ पे भी एक अमाइन NH2, यहाँ पे भी सिमिलरली एक अमाइन NH2, यहाँ पे भी एक अमाइन NH2, ठीक है। और बाकी बीटा की बात करें तो ये होता है 146 होता है, 146 अमाइन होता है, ठीक है, 146 अमाइन होता है। और अल्फा में बात करें तो 141 या फिर 142 कुछ होता है, ऐसे ही ये अमाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में देखना है हम लोग को, तो ये बीच में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बीच में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। COOH होता है इसके बीच में, COOH, COOH इसके भी बीच में, और सिमिलरली COOH इसके बीच में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो NH2 के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर एक कनेक्टेड होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है, सॉरी हाँ हीम कनेक्टेड होता है, हीम, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली हीम होगा, ठीक ना। और यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर होता है, हीम प्रेजेंट होता है, हीम प्रेजेंट होता है। और इन चारों के साथ साथ क्लोजली कनेक्टेड होता है Fe2+। तो यहाँ पे भी Fe2+ हमारा आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी Fe2 कनेक्टेड होता है। तो होता क्या है, Fe2 यहीं से जो हमारा बेसिकली ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है, Fe2। तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ से बाइंड करेगा, Fe2, यहीं पे हम लोग का ऑक्सीजन बाइंड करता है, चारों पे करेगा ऑक्सीजन। तो यही क्वेश्चन पूछा था स्ट्रक्चर में। और बेसिकली बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से व्यक्ति का डेथ क्यों हो जाता है, मतलब इंसान का डेथ क्यों होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एफिनिटी विथ ये Fe2+, ठीक है, Fe2+ के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी है वो अबाउट 150 टाइम्स ज्यादा है, 150 टाइम्स ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन के एफिनिटी से, ठीक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो फिर देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर CO2 है तो वो यहाँ से कहा NH2 अमाइन पे लगता है, बट ऑक्सीजन ये हीम पे लगता है। यहाँ पे भी वैसे ही सिमिलर होगा। बट अगर कहीं यहाँ पे आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड तो फिर वो हीम के साथ एफिनिटी इसका ज्यादा होता है 150 टाइम, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, परमानेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से आदमी का डेथ हो जाता है। तो बेसिकली ये कुछ स्ट्रक्चर था हमारा। ये होता है हम लोग का अल्फा प्रोटीन, ये भी अल्फा प्रोटीन होता है, ये दोनों जो हो गए हम लोग के बीटा प्रोटीन होता है। जो बीटा प्रोटीन होता है उसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है, साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम, ये सेकंड को छोड़ के बाकी के तीन पूछिए, सेकंड लास्ट पर है, बड़ा है। Which device is used to measure lungs capacity? तो पूछ रहा है लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम बताना, लंग्स की कैपेसिटी को। तो ये हमारा जो होता है स्पाइरोमीटर होता है, स्पाइरोमीटर होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज नोट करने की बात यह है कि स्पाइरोमीटर से हम रेसिडुअरी वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते, रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते हैं। इससे वही एयर में मेजर हो सकता है वॉल्यूम जो कि हम एक्सेल इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम को एक्सेल हम नहीं कर सकते, इसलिए मेजर भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। रोल ऑफ एब्डोमिनल मसल व्हाइल ब्रीदिंग। तो पूछ रहा है एब्डोमिनल मसल का क्या रोल है। एब्डोमिनल मसल का रोल यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल मसल होता है बेसिकली वो हम लोग का पार्टिसिपेट करता है, जो हम लोग फोर्सफुली करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग एक्सरसाइज हो गया, कपालभाति वगैरह एक्सरसाइज हो गया, इसमें हम लोग का रोल होता है एब्डोमिनल मसल का, ठीक है। एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, ये मसल का रोल होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, और रिलैक्स करते हैं तो फिर इनहेलेशन होता है, ठीक है। और ये फोर्सफुली ब्रीदिंग में इनका भी रोल होता है, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पूछा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा एयर का होता है जनरली वो होता है 760 mmHg। Hg अपना मरकरी होता है, ठीक है, इतना मरकरी इस प्रेशर से मतलब ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जो बैरोमीटर दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम जो अलग अलग एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली या नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो वो इतने पे उसका वेव फॉर्मेशन होता है स्पायरोमीटर से, ठीक है। और अब हम बात करें तो ये वेव थोड़ा सा ऊपर और ये फिर नॉर्मल, ये फिर थोड़ा सा डाउन, फिर यहाँ पे नॉर्मल और फिर यहाँ पे एक अप साइड और एक डाउन साइड, नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये हम लोग का ग्राफ यहाँ पे हो गया स्पायरोमीटर का, ठीक है, जो ग्राफ शो होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। पहले क्या टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग का ये होता है जो 500 ml होता है, ठीक ना। ये टीवी हो गया टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हमारा यहाँ पे हो गया, ये होता है 500 ml। जो नॉर्मल हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो 500 ml इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेल 500 और एक्सहेल भी हम लोग कितना करते हैं 500 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर यहाँ से हम लोग टोटल ग्राफ पे एक डायमेंशन मान लेते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा इतना भी नीचे, तो ग्राफ हमारा यहीं तक शो करता है। रेसिडुअल वॉल्यूम पूछा है, रेसिडुअरी एक्सपायरेशन वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा वो एयर होता है जो हम इनहेल फोर्सफुली करते हैं, ठीक है। तो 500 के बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये टोटल होता है ना, नहीं टोटल का, टोटल तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा ना। ये जो हम लोग फोर्सफुली इनहेल करते हैं आफ्टर, मतलब कि ये नॉर्मल यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद जो हम लोग इनहेल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या दिया वॉल्यूम टर्म दिया है जो इसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV से इसको डिनोट करते हैं। फिर हम लोग का आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हमारा इसका वॉल्यूम हम लोग देखें तो ये कुछ 2500 से 3000 ml होता है, यानी कि 2.5 से 3 लीटर होता है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो ये जो नॉर्मल ब्रीथिंग के अलावा जो हम लोग टोटल फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, एयर रिलीज करते हैं, वो होता है हम लोग का ERV, ठीक है। ये हम लोग का बेसिकली 1000 से 1100 ml आता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की, ठीक ना। तो रेसिडुअल वॉल्यूम वो एयर होता है जिसे हम एक्सहेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उतना रिक्वायरमेंट होती है बर्थ के समय से वो एयर हम लोग के लंग्स में होता है। अगर वो एयर गलती से भी रिलीज हो जाए तो ह्यूमन की डेथ हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। तो आलोलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम।